अगर हम आज के दौर में ये कल्पना करें कि कोई बहुत ही चालाक टेक स्टार्टअप किसी नए देश के बाजार में कदम रखता है। हाँ, एक बिल्कुल मासूम सी शक्ल बनाकर, है ना? बिल्कुल। शुरुआत में वो स्टार्टअप सिर्फ काम करने की इजाजत मांगता है, थोड़ी सी टैक्स में छूट चाहता है, मतलब एकदम एक सीधे साधे व्यापारी की तरह। लेकिन फिर धीरे धीरे वो स्थानीय कानूनों की जो कमियां हैं उनका फायदा उठाता है, अपने प्रतिद्वंदी कॉरपोरेट घरानों को आपस में लड़ा देता है। और उनके अधिकारियों को भी खरीद लेता है। सही बात है। और फिर एक दिन अचानक खबर आती है कि उस स्टार्टअप ने न सिर्फ पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर एकाधिकार जमा लिया है, बल्कि अब वही उस देश की सरकार भी बन चुका है। मतलब सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन या डिस्टोपियन फिल्म की कहानी लगती है। लगती तो है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। दुनिया के इतिहास में ऐसा सच में हो चुका है, और ये शायद अब तक का सबसे बड़ा, सबसे सुविचारित और क्रूर कॉर्पोरेट टेकओवर था। वाकई। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। मतलब जब भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है ना, तो अक्सर 1947 की आज़ादी या फिर 1857 की क्रांति पर ज्यादा ध्यान जाता है। हाँ, वो तो है। लेकिन एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी के पूरे उपमहाद्वीप की निर्विवाद शासक बनने की जो प्रक्रिया थी, वो कोई एक दिन या एक युद्ध का परिणाम बिल्कुल नहीं थे। और यही वजह है कि आज के हमारे इस डीप डाइव में हम उन ऐतिहासिक दस्तावेजों जैसे आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, डिकोडिंग द एम्पायर और आधुनिक भारतीय इतिहास के कई गंभीर शोध पत्रों के आधार पर इस पूरे कॉर्पोरेट टेकओवर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों को एक साथ रखकर देखने पर एकदम साफ हो जाता है कि कंपनी ने सैन्य युद्ध, कूटनीतिक छल और बहुत ही आक्रामक प्रशासनिक नीतियों का एक भयानक मिश्रण तैयार किया था। और इसकी जड़ें तो 1757 के प्लासी युद्ध से भी काफी पहले गहराई तक फैली हुई हैं। हाँ, और स्रोतों से एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है 18वीं सदी की शुरुआत का वो राजनीतिक खालीपन, मतलब जिसने इस विदेशी स्टार्टअप को अपने पैर जमाने का मौका दिया। सही कहा। इस खालीपन की शुरुआत असल में 1707 में हुई थी, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के साथ। डिकोडिंग द एम्पायर में इसे जागीरदारी संकट के रूप में बहुत गहराई से समझाया गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक राजा के मरने की बात नहीं थी? बिल्कुल नहीं। पूरा मुगल प्रशासनिक ढांचा जागीरों मतलब जमीन के टुकड़ों पर टिका था। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो दरबार के अमीर और मनसबदार अपने अपने फायदे के लिए आपस में ही लड़ने लगे। ओह, सत्ता के लिए संघर्ष। हाँ, और इस प्रशासनिक शून्य को भरने के लिए मराठा, सिख, मैसूर और बंगाल जैसी क्षेत्रीय शक्तियां बहुत तेजी से उभरी। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इन क्षेत्रीय ताकतों में सबसे बड़ी कमी ये थी कि इनके पास पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ देखने वाली कोई अखिल भारतीय दृष्टि नहीं थी। एकदम सही पकड़ा आपने। वे आपस में सीमा विवादों में इतने उलझे हुए थे कि किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि समुद्र के रास्ते एक बहुत बड़ा खतरा उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और मजे की बात यह है कि ये कंपनी भी कोई तुरंत हमला करने नहीं आई थी। शुरुआत उन्होंने एक बहुत ही सस्ते सब्सक्रिप्शन मॉडल से की थी। क्या बात कर रहे हैं? कौन सा मॉडल? 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से उन्हें जो सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान मिला था, उसकी कीमत थी सिर्फ 500 पगोड़ा सालाना। सिर्फ 500 पकोड़ा? हाँ, और इतने कम पैसे में उन्हें पूरे बंदरगाह पर मुफ्त व्यापार की अनुमति मिल गई। अरे बाप रे! ये उनके व्यापारिक विस्तार का पहला कदम था। 500 पगोड़ा उस समय के हिसाब से भी एक बहुत छोटी रकम थी, खासकर उस मुनाफे के सामने जो कंपनी गोलकुंडा के बंदरगाहों से कमा रही थी। लेकिन असली खेल तो व्यापारिक एकाधिकार से कहीं आगे का था, है ना? मामला तब बिगड़ना शुरू हुआ जब कंपनी को दस्तक नाम की एक विशेष सुविधा मिली। बिल्कुल। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का परमिट था जो कंपनी के सामान को बिना कोई टैक्स या चुंगी दिए राज्य की सीमाओं के आर पार ले जाने की अनुमति देता था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। रुकिए, अगर दस्तक सिर्फ एक वीआईपी पास था तो इसने सीधे युद्ध की नौबत कैसे ला दी? बहुत अच्छा सवाल है। आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के अनुसार इस दस्तक का जो दुरुपयोग हुआ ना, उसने बंगाल के अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। वो कैसे? कंपनी के अधिकारियों ने इसे सिर्फ कंपनी के व्यापार तक सीमित नहीं रखा, वे अपने निजी व्यापार के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, मतलब पर्सनल प्रॉफिट के लिए? हाँ, और तो और वे इस वीआईपी पास को स्थानीय भारतीय व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेचने भी लगे थे।
यहीं से पूरी अर्थव्यवस्था का गणित बिगड़ने लगा। समझ रही हूँ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्थानीय व्यापारी कोई कपड़ा 10 रुपए में बनाता है और उससे नवाब को 2 रुपए टैक्स देना पड़ता है, तो बाजार में उसकी कीमत 12 रुपए हो गई। ठीक है। ओहो, इससे तो स्थानीय व्यापारी दिवालिया होने लगे होंगे। बिल्कुल। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का शाही खजाना भी तेजी से खाली होने लगा। तो ये सिर्फ कर चोरी नहीं थी, ये नवाब की संप्रभुता और उनके खजाने पर एक सीधा हमला था। एकदम। पैसा नवाब के खजाने से निकलकर सीधे भ्रष्ट ब्रिटिश अधिकारियों की जेब में जा रहा था। और इसी आर्थिक नियंत्रण की लड़ाई ने 1757 के प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। अगर प्लासी की बात करें, जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में एक महान युद्ध के रूप में दर्शाया जाता है, उसे देखकर लगता ही नहीं कि वहां कोई असली लड़ाई हुई थी। हाँ, वो तो बस नाम का युद्ध था। रॉबर्ट क्लाइव ने जो किया वो तो कूटनीतिक साजिश और धोखेबाजी का एक क्लासिक कॉर्पोरेट उदाहरण था, जहां उन्होंने नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर को पहले ही एक कठपुतली नवाब बनाने का लालच देकर खरीद लिया था। अगर प्लासी एक फिक्स किया हुआ कॉर्पोरेट चुनाव था, तो असली टेकओवर कब हुआ? प्लासी वास्तव में हथियारों से कम और रिश्वत से ज्यादा लड़ा गया था। ये बंगाल की खुली लूट की आधिकारिक शुरुआत थी। लेकिन प्लासी सिर्फ एक धोखा था। अगर हम अंग्रेजों की वास्तविक सैन्य सर्वोच्चता और उनकी महत्वाकांक्षा की बात करें, तो वो 1764 के बक्सर युद्ध में साबित हुई। बक्सर? हाँ, बक्सर की अहमियत इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि वहां अंग्रेजों के सामने कोई एक अकेला कमजोर नवाब नहीं था। वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना खड़ी थी। अरे वाह, ये एक तरह से उपमहाद्वीप की 3 सबसे बड़ी ताकतों का गठबंधन था। बिल्कुल। और जब अंग्रेजों की सेना ने संयुक्त मोर्चे को हरा दिया, तो वो असल में एक हॉस्टाइल टेकओवर था। हाँ, एकदम हॉस्टाइल टेकओवर। उन्होंने सिर्फ एक राजा को नहीं हटाया, बल्कि सत्ता के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही बाहर फेंक दिया। हाँ, सही तुलना है। और इस हार के बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, वो तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पूरा अर्थशास्त्र ही बदल देने वाली घटना थी। मैंने पढ़ा है कि ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार मिल गए थे। सही। दीवानी अधिकार का सीधा सा मतलब था राजस्व या लगान वसूलने का कानूनी और पूर्ण अधिकार। अब इस बात की गंभीरता को समझिए। क्या गंभीरता? जो कंपनी पहले ब्रिटेन से सोना और चांदी लेकर भारत आती थी ताकि यहां से सूती कपड़ा, रेशम और मसाले खरीद सके, अब उसे ब्रिटेन से एक पैसा लाने की जरूरत नहीं थी। ओहो, मतलब वे अब बंगाल के ही किसानों से भारी लगान वसूल रहे थे, उसी पैसे से भारतीय व्यापारियों से सस्ते में माल खरीद रहे थे और फिर उसे यूरोप के बाजारों में भारी मुनाफा पर बेच रहे थे। बिल्कुल। निवेश भारत का, माल भारत का और मुनाफा 100% ब्रिटेन का। अरे बाप रे, उनके हाथ में राज्य का पूरा खजाना आ गया था। एक व्यापारिक कंपनी आधिकारिक तौर पर शासक सरकार बन चुकी थी। लेकिन जब बंगाल का खजाना कंपनी के हाथ लग गया, तो उनके सामने एक नई और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। क्या? इस नई मिली संपत्ति को बाहरी दुश्मनों से कैसे बचाया जाए, क्योंकि उस समय तक कंपनी इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो मराठों या मैसूर जैसी शक्तिशाली ताकतों से सीधे लड़ सकें। जब उनके पास बंगाल का पूरा खजाना आ गया था, तो उन्होंने सीधे हमला क्यों नहीं किया? ये बफर स्टेट बनाने की क्या जरूरत थी? देखिए, पैसा आ गया था, लेकिन सेना रातों रात अजय नहीं बन जाती। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस डर से निपटने के लिए रिंग फेंस यानी घेरे की नीति लागू की। घेरे की नीति? हाँ, उन्होंने अपनी सीमाओं के चारों ओर बफर स्टेट्स बनाने शुरू कर दिए। स्रोतों में अवध का जिक्र बार बार आता है, जिसे उन्होंने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अवध को ढाल बना लिया। एकदम। अंग्रेजों ने अवध को सीधे नियंत्रण में लेने के बजाय उसे मराठों के खिलाफ एक ढाल के रूप में खड़ा कर दिया। रणनीति ये थी कि अगर मराठों को बंगाल के खजाने तक पहुंचना है, तो उन्हें पहले अवध से गुजरना होगा और वहां लड़ना होगा। वाकई। और हेस्टिंग्स की चतुराई यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने अवध के नवाब से कहा कि हम मराठों से तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन हमारी जो सेना तुम्हारी रक्षा करेगी, उसका पूरा खर्च तुम ही उठाना होगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप अपने पड़ोसी के घर में अपने गार्ड बिठा दें ताकि आपके घर तक कोई चोर ना आ पाए, और उन गार्ड्स की सैलरी भी पड़ोसी से ही वसूले। बिल्कुल। ये अपने संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए दूसरों के संसाधनों पर अपना युद्ध लड़ने की एक गजब की कूटनीति थी। बहुत शातिर। लेकिन जैसे जैसे कंपनी का खजाना भरता गया
और उनकी सेना मजबूत होती गई। ये रक्षात्मक नीति एक बेहद आक्रामक कूटनीति में बदल गई। हाँ, 1798 से शुरू हुआ लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस का दौर। मैंने पढ़ा है कि डिकोडिंग द एम्पायर में इस सहायक संधि को एक 4 चरणीय अधीनता लूप के रूप में समझाया गया है। हाँ, एक सबजुगेशन लूप। ये बिना सीधा युद्ध लड़े बड़े बड़े राज्यों को अंदर से खोखला करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। इसे पढ़कर तो मुझे ऐसा लगा जैसे हम आज के किसी रैंसमवेयर या मेलवेयर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हों। रैंसमवेयर? वो कैसे? मतलब जो पहले एक फ्री ट्रायल के तौर पर आपके सिस्टम में घुसता है, फिर पूरे डेटाबेस पर कंट्रोल कर लेता है और आखिर में इतनी भारी फीस मांगता है कि आपको अपना ही कंप्यूटर उनके हवाले करना पड़ता है। ये तुलना इसके काम करने के तरीके को बिल्कुल सटीक ढंग से पेश करती है ना? हाँ, इस लूप का पहला चरण था घुसपैठ। कंपनी भारतीय राज्यों को उनके स्थानीय युद्धों में मित्रवत सैन्य सहायता देने की पेशकश करती थी। फिर आता था दूसरा चरण, एकीकरण। एकीकरण में क्या होता था? इसमें कंपनी की सेना और उस राज्य की सेना मिलकर किसी साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ते थे। इससे राजा को लगने लगता था कि ब्रिटिश सेना अजेय है और उसकी भलाई के लिए है। लेकिन असली खेल तो तीसरे चरण में शुरू होता था, जिसे निर्भरता कहा जा सकता है। एकदम सही। अब राजा को स्थायी रूप से अपनी खुद की सेना भंग करके ब्रिटिश कमांड वाली सेना को किराए पर रखना पड़ता था। और शायद दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की तैनाती भी होती थी। हाँ, और वो सबसे खतरनाक हिस्सा था। नाम के लिए वो एक राजदूत था, लेकिन असल में वो एक शैडो डिक्टेटर या जासूस होता था। इस रेजिडेंट के आने का मतलब था कि राजा अब अपनी मर्जी से किसी अन्य राज्य के साथ ना तो कोई संधि कर सकता था और ना ही युद्ध। उसकी पूरी विदेश नीति कंपनी के हाथ में चली जाती थी। और चौथा चरण था विलय। इस सुरक्षा की कीमत जानबूझकर इतनी ज्यादा रखी जाती थी कि भारतीय शासक उसे चुका ही ना पाए। और जब राजा उस कर्ज को चुकाने में डिफॉल्ट करता तो कंपनी जुर्माना वसूलने के नाम पर जबरन उसके राज्य का एक बड़ा हिस्सा छीन लेती थी। अवध, मैसूर और हैदराबाद के निजाम को इसी जाल में फंसाकर नियंत्रण में लाया गया। लेकिन जो राज्य कूटनीति के इस जाल में नहीं फंसे, उनका क्या? उनके लिए अंग्रेजों ने अपनी रणनीति का सबसे क्रूर हिस्सा बाहर निकाला, सीधा सैन्य बल। बिल्कुल। 1767 से 1849 के बीच जो क्षेत्रीय शक्तियों पर सैन्य विजय हुई, वो कोई आसान काम नहीं था। वही तो मैं सोच रही थी। मैसूर और मराठे तो उस समय की महाशक्तियां थीं। एक व्यापारिक कंपनी की सेना ने उन्हें कैसे हरा दिया? मैसूर की चुनौती बहुत बड़ी थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण यूरोपीय तर्ज पर कर लिया था। 4 लंबे एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद ही 1799 में टीपू सुल्तान को हराया जा सका। और मराठों की हार का कारण थोड़ा अलग था। ये जीत सिर्फ अंग्रेजों के बेहतर हथियारों का नतीजा नहीं थी। दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि मराठों की हार की सबसे बड़ी वजह उनका आपसी विभाजन था। ओ, मतलब फूट डालो और राज करो की नीति। बिल्कुल। मराठा सरदार सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले आपस में ही सत्ता के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने 3 एंग्लो मराठा युद्ध लड़े, लेकिन कभी पूरे मराठा साम्राज्य से एक साथ नहीं। एक को पैसे का लालच देकर दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। हाँ, और अंततः 1818 तक उन्होंने इस पूरे मराठा परिसंघ को भंग कर दिया। जब ये फॉर्मूला सफल हो गया तो 1843 में उन्होंने सिंध को और फिर 2 खूनी युद्धों के बाद 1849 में पंजाब को भी पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में मिला लिया। अब तो उनके सामने कोई बड़ी सैन्य चुनौती बची नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। लेकिन कंपनी की लालच की कोई सीमा नहीं थी। अब उन्होंने उन राज्यों को निगलना शुरू किया जो पहले से ही उनके अधीन थे या उनके वफादार मित्र थे। यहीं से 1848 में प्रशासनिक आक्रामकता का वो छठा दौर शुरू होता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की नीति व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डलहौजी ने सीधा नियम बना दिया कि जिस भी भारतीय रियासत का राजा बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उस राज्य को किसी दत्तक या गोद लिए हुए पुत्र को सौंपने की अनुमति नहीं होगी। रुकिए, तो इसका मतलब है कि उन्होंने राज्य हड़पने के लिए वसीयत और उत्तराधिकार के बुनियादी नियमों को ही अपने हिसाब से बदल दिया। एकदम। वो राज्य स्वतः ही लैप्स हो जाएगा, यानी सीधे ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाएगा। अरे बाप रे, हिंदू परंपराओं में गोद लेने की प्रथा तो सदियों पुरानी थी। हाँ, लेकिन डलहौजी ने एक कलम से इस परंपरा को अमान्य कर दिया। इसी नियम के जरिए सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर का जबरदस्त विलय कर लिया गया। और अवध
1856 में तो उन्होंने अवध को भी छीन लिया था। वहां तो उत्तराधिकार का कोई संकट नहीं था। वहां उन्होंने नया बहाना बनाया, कुशासन यानी बैड गवर्नेंस का आरोप। ये कहा गया कि नवाब अपनी जनता का ख्याल नहीं रख रहे हैं, इसलिए ब्रिटिश कंपनी उन्हें हटाकर खुद प्रशासन संभालेगी। ये तो लालच की पराकाष्ठा थी। किसी भी तरह बस राज्य हड़पना था। लेकिन इतनी तेजी से और बेईमानी से हुए विस्तार और किसानों की बर्बादी ने एक ऐसा बारूद इकट्ठा कर दिया था जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी 1857 में भड़की। ये 1857 की क्रांति थी। इसे अगर एक सिस्टम के नजरिए से देखें तो ये ब्रिटिश विस्तारवादी मशीनरी में एक भयानक सिस्टम ओवरलोड था। सिस्टम ओवरलोड, बिल्कुल। किसानों का गुस्सा, सिपाहियों का असंतोष, पदच्युत राजाओं की हताशा, सब एक साथ फूट पड़े। 1857 का विद्रोह इतना भयानक था कि उसने पूरी ब्रिटिश सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल तो दिया, लेकिन उन्हें अपनी रणनीति को हार्ड रीसेट करना पड़ा। सही कहा। 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। लेकिन क्या नीतियां बदली? नहीं, बस तरीका बदल गया। उन्होंने विलय की नीति छोड़ दी और रियासतों को अधीनस्थ संघ या सब ऑर्डिनेट यूनियन के तहत जिंदा रखा। राजाओं को वफादार बना दिया गया। यानी अंग्रेजों को एक शक्तिशाली वर्ग मिल गया जो आम जनता और उनके बीच एक ढाल का काम करता था। बिल्कुल। अगर इस पूरी चर्चा को समेटे तो 500 पगोड़ा सालाना टैक्स देने वाली एक व्यापारिक कंपनी ने कूटनीति, धोखे, युद्ध और कानूनों के एक तरफा इस्तेमाल से दुनिया की 23% जीडीपी वाले देश पर पूरी तरह से अपना शिकंजा कस लिया और उसे 3% पर लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। वो क्या? अगर ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में ना आई होती और 18वीं सदी के उस राजनीतिक खालीपन को मराठों या सिखों जैसी किसी भारतीय शक्ति ने भरकर एक अखिल भारतीय साम्राज्य बना लिया होता, तो क्या आज इस उपमहाद्वीप की आर्थिक विकास यात्रा कुछ और होती? क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ ना होने पर यह क्षेत्र आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र होता? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद उस मासूम सी दिखने वाली व्यापारिक कंपनी ने न सिर्फ बाजार पर कब्जा किया, बल्कि बाजार के उस संभावित भविष्य को ही मिटा दिया जो आज एक अलग ही हकीकत हो सकता था। खैर, आज की इस गहरी चर्चा के लिए बस इतना ही। अगली बार जब भी किसी मामूली सी छूट या किसी नए विदेशी कंपनी के एकाधिकार के बारे में सुने, तो ये जरूर सोचिएगा कि हर बड़े साम्राज्य की शुरुआत बस एक बहुत छोटी सी हाँ से होती है।